हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग एक मुश्किल सा कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है लीनियरली डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट वेक्टर के बारे में। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को काफ़ी मुश्किल आई होगी। कि हम लोग इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को समझ नहीं आता है क्या है ये लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये वेक्टर्स वगैरह क्या है। तो देखिए, two vector x and y are said to be linearly dependent if one can be expressed as a scalar multiplication of other, otherwise they are linearly independent। यानी कि एक वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख दें कि उसे हम किसी कांस्टेंट से या किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके दूसरे वेक्टर के आ जाए तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं ये दोनों वेक्टर है, x1 को वेक्टर, x2 को वेक्टर। आप तो समझते ही होगा इतना कि मैट्रिक्स में वेक्टर भी होता है भाई। देखिए आईजे का के रूप में लिख सकते हैं ना भाई, उसके क्या उसके जो फैक्टर है वही लिखा हुआ है अलग अलग टर्म में। तो भाई जितने लिनियर एक्स वाई जेड ही आई जे के कैफी आप जानते होंगे, पर वेक्टर में तो भाई उससे भी ज़्यादा डायमेंशंस हो सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा डायमेंशन वाले हम वेक्टर स्पेस अज्यूम कर ले तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को वेक्टर के फॉर्म में समझ सकते हैं। तो ये एक वेक्टर है, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। तो हमने देखा कि ये वेक्टर दूसरे पर डिपेंडेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब क्या होगा कि हम उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया x2 को हम लिख सकते हैं कि वह 3x1 के वो बराबर है। तो हमने क्या दिया, x1 x2 एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी दो अलग वेक्टर नहीं है, ये तो फ्री वेक्टर नहीं है। आपने देखा होगा बचपन में, आपने मैंने प्रैक्टिकल किया होगा कि आई कैप प्लस 2j कैप और एक हो 3i कैप और 6j कैप, दोनों वेक्टर को ड्रा करो ओरिजिन से मिलाकर दोनों पॉइंट को लेकर। तो देखना दोनों एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो दोनों एक ही चीज होता है। बस इसका क्या आपने देखा कि मैग्नीट्यूड थोड़ा 3 गुना बढ़ गया, पर हम उसको कहते हैं कि डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। वो जरूर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया पर वो उसका डायरेक्शन एक ही रखता है, इसलिए वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है। दूसरा एग्जांपल दो वेक्टर उसमें भी दिया है और दोनों वेक्टर जो देख ही रहे हैं कि भाई हम इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ये नहीं ला सकते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। इस टर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये इस तरह से हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का हम लोग डिफिनेशन देते हैं और कहते हैं, बताते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। अब देखिए मैंने और भी लिखा है कि इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 और जो है उसका रैंक है जो n से कम हो, देन द सेट ऑफ वेक्टर आर लिनियरली डिपेंडेंट। यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, दो आपको वेक्टर मिल जाए और उसको आप क्या करो, कंबाइंड रूप से लिख दो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट यदि 0 आ गया या उसका रैंक है उसके ऑर्डर से कम आ गया, इतना n क्या है उसका ऑर्डर ही तो उसके ऑर्डर से यदि कम आ गया तो समझ लेना कि वो वेक्टर क्या लिनियरली डिपेंडेंट है, तभी वो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। एक दूसरे पर डिपेंडेंट जैसा कुछ है तभी हमने जोड़ घटाव किया तो वो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। या फिर दूसरा, अगर नहीं आया 0 या रैंक n के बराबर आ जाए, देन द सेट ऑफ वेक्टर आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। वही उसमें से कोई भी वेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट रहता तो वो डिटर्मिनेंट 0 जरूर आता है। जैसे कि यही देख लो, अगर इन दोनों को लिख दोगे एक साथ मिला के मैट्रिक्स फॉर्म में, देख रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट तो उसका 0 आएगा ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखे वही वाला एग्जाम्पल लिया भी है मैंने, तो क्या किया हमने, उसका डिटर्मिनेंट लिख दिया ऐसा और देखिए हम डिटर्मिनेंट निकाल के भी दिखाया कि 0 है, यानी कि लिनियरली डिपेंडेंट है। और दूसरे फॉर्मेट में दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया, x1 x2 था उसको मेरी मिला के निकाल, डिटर्मिनेंट मैंने निकाल के दिखाया कि 0 आ गए, 0 नहीं आया तो क्या हो गया, वो x1 और x2 क्या हो गया, लिनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड कहाँ गया, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ ये आ गया। तो मैंने एक नोट भी लिख दिया है कि नॉन जीरो रो इन इक्वेशन फॉर्म रिप्रेजेंट द लिनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे, अगर आप इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे रैंक निकालने के लिए, यहाँ पे भी हम रैंक निकाल ही रहे हैं, एक्चुअली रैंक निकाल के देख ही रहे हैं। तो ऐसा हम लोग लिखने के बाद उसके बाद इक्वेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे रैंक निकालने के लिए। जो हमने ऑर्डर निकाला है, ऑर्डर इक्वल मतलब डिटर्मिनेंट निकाला है, तो भाई एक तरह से रैंक ही तो हम निकाल रहे हैं कि रैंक को छोटा निकालने के लिए तो डिटर्मिनेंट निकाल रहा है। तो अगर हम रैंक निकालने के लिए ऐसा करेंगे
तो रैंक निकालने के लिए जब हम इकोलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त जो लिनियरली इंडिपेंडेंट रो होगा, जो नॉन जीरो रो होंगे इकोलॉन फॉर्म के, वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको? लिनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग सबको कि इस नोट को कैसे आप समझ में नहीं आया होगा तो हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल जब देखेंगे। तो पहले अब हम लोग कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे एक ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको कहेंगे हम लोग? कि दो वेक्टर x1 और x2 आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर इफ, यदि उसके ट्रांसफॉर्म और उसका मल्टीप्लिकेशन यदि जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर क्या ऑर्थोगोनल है। जैसे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर है, x1 ये है, x2 ये है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इस एक का तो ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था, इसका हमने ट्रांसफॉर्म निकाला और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और देखा कि जीरो आ गया, यानी कि ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल, ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएगा। दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ये बीच में डॉट प्रोडक्ट का ही सिंबल है जो पॉइंट मैंने दे रखा है। डॉट प्रोडक्ट जो आप करते हो कि भाई इसको आप क्या करते हो, इससे मल्टीप्लाई करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, वही किया गया है इसमें। तो आगे देखते हैं, एक ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हम किसे कहते हैं? तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर दो वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कहलाते हैं। और सेट टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर इफ, वो क्या करें? पहले तो वो कंडीशन को फॉलो करें जो ये कंडीशन था, ये कंडीशन को तो फॉलो करें कि एक वेक्टर का ट्रांसफॉर्म दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ जाए, पहला तो। दूसरा क्या है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का है, वो क्या आ जाए? मैग्नीट्यूड जो आ जाए, मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं तो वो 1 आ जाए, 1 रहे तो हम उसे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कहते हैं। जैसे कि हमने दो लिया, सबसे पहले तो हमने देखा कि दोनों का क्या है, जो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आता है, तो 1 आ रहा है सबसे पहले तो। फिर दूसरा हमने देखा कि भाई उस एक को ट्रांसफॉर्म करो, किसी को, उसका ट्रांसफॉर्म निकाला हमने, ये ऐसा आया। दूसरा का हमने क्या किया? दूसरे को वेक्टर को रखा, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, देखा जीरो आया, यानी कि वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हम उसे कह सकते हैं। तो ये डिफिनेशन है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर का। आगे देखते हैं नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या है भाई? तो द नॉर्मलाइज्ड वेक्टर ऑफ x इज गिवन बाय, कि x का नॉर्मलाइज्ड वेक्टर ऐसे देते हैं हम लोग कि x उस वेक्टर को लिखते हैं और उसके मैग्नीट्यूड से उसे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये वेक्टर हमने लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है वेक्टर, तो इस वेक्टर का हमने क्या निकाला? मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड निकल के आया इतना, जो ये मैग्नीट्यूड इसी वेक्टर का जो यहाँ दिया हुआ है, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, तो ये मैग्नीट्यूड 6√6 आ गया। अब हमने क्या किया? इस वेक्टर को लिया और इसको हमने इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड से डिवाइड जब हम लोग करेंगे, मैट्रिक्स को बाहर स्क्वायर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो उसके सारे क्वांटिटी वो उसी से डिवाइड हो जाता है, तो वो डिवाइड हो गया सारा क्वांटिटी, तो इसका नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बेसिस देख लेते हैं। ये भी काफ़ी बच्चों को समझ ही नहीं आता है बेसिस क्या है, ये क्या होता है। वेक्टर स्पेस जहाँ आता है, जहाँ हम लोग वेक्टर स्पेस तो खैर हम लोग का सिलेबस में इतना ज़्यादा पढ़ना है नहीं, गेट वगैरह में क्वेश्चंस आते नहीं हैं, इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभी आ जाता है, ये भी मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, यानी कि समझ में भी ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं गेट वगैरह में। पर कभी कभी नाम आ जाता है, नाम आ जाता है तो नाम तो जानना ही हमें पड़ेगा। तो बेसिस क्या कहलाते हैं? तो देखिए, अ सेट एस कोई सेट है, इज सेट टू बी अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी। ऐसे तो इसको पढ़ाने के लिए वेक्टर स्पेस वगैरह को भी जानना है, पर इतना हम लोग नहीं जानेंगे, इतना समय नहीं है, इतना क्वेश्चन इस पे आता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? अ सेट एस जो है, जो इसका सेट है, और इज अ सेट टू बी अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी वेक्टर स्पेस में एक बेसिस कहलाएगा यदि वो इस कंडीशन को फॉलो करे। देखो ये क्या, एस क्या है? सेट है जो ऐसे ऐसे वेक्टर को रखता है, x1 वेक्टर को रखता है, x2 वेक्टर को रखता है और sn वेक्टर तक को किसी को रखता है, तो वो क्या कहलाएगा? बेसिस कहलाएगा वेक्टर स्पेस v में। जब वो सेटिस्फाई करेगी, सबसे पहले क्या कि उसके जितने भी मतलब उसके उस सेट में जितने भी वेक्टर हैं वो सारे क्या हो? लिनियरली इंडिपेंडेंट, कोई भी इसमें से एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। दूसरा क्या हो? सेट एस स्पैन वेक्टर स्पेस v में क्या हो? स्पैन हो। तो
हम लोग देखते हैं जैसे कि वो लिखता है, ऐसे लिखता है, एक v को उसने v एक सेट दे दिया, जो यहाँ पे s रखा है, यहाँ पे इसने v नाम दे दिया, तो उसने r स्क्वायर जनरली लिख देता है इसको। उसमें r स्क्वायर मतलब वही उसने वेक्टर स्पेस को वो r स्क्वायर के टाइम में लिखता है। तो हम लोग ज़्यादा उसके बारे में जानना नहीं है, बस देख लेना है कि भाई ऐसे ऐसे लिखा रहा है, तो घबराना नहीं है। एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना गेट में कितने क्वेश्चन आए, तो ज़्यादा हम लोग इस पर भी डिटेल नहीं करेंगे, आपको समझ आ जाए उतना मैं करके चलता हूँ। तो इसको हमने क्या कर दिया, पहले तो भाई सेट के टर्म हमने लिख लिया। उसने कहा कि सी भी ये दिखाता है कि आर में दो, मतलब देखिए दो जो है उसी को उसने r स्क्वायर कर लिया है, मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ये। हमने क्या किया, सी भी r होता है और डी भी r है, तो हमने कोई एक ले लिया r का दो 1 2 और ये करके, उसके बाद हमने निकाला इसका डिटरमिनेंट क्या आया, 0 आया, यानी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन क्या है, सॉरी वीडियो रिकॉर्डिंग किसी तरह से बंद हो गया था, इसलिए देखते हैं। तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो बाकी जो है इस पे डिपेंडेंट रहेगा। डिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या है कि बाकी इन दोनों पे किसी तरह से डिपेंडेंट रहेगा। तो मैंने क्या 5 9 को कहा कि वो डिपेंडेंट है इस दोनों पे, तो डिपेंडेंट दिखाने के लिए देखिए क्या, या इन दोनों को मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें और इसी दोनों से हमको बाकी टर्म बाकी जितने भी हैं वो बने। तो हमने दिखाया कि वो इसी से बने। तो C1 C2 का वैल्यू आ गया कि C1 C2 क्या होना चाहिए, तो C1 C2 पर दो इक्वेशन बना, C1 C2 का वैल्यू आ गया और मैंने दिखा दिया कि भाई जो 5 9 है इस पर डिपेंडेंट है। सेट एस स्पैन वेक्टर r स्क्वायर, तो मैंने दिखाया कि भाई ये द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का ये क्या है, बेसिस है, बाकी इस पे तो डिपेंडेंट है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट है वो डिपेंडेंट नहीं है, बाकी जो बनेंगे वो इस पर डिपेंडेंट है। तो ये हमने दिखाया। डायमेंशन ऑफ द बेसिस मैंने पता चल गया कि ये क्या है, 2 है। 2 आपको कंपोनेंट दिख रहे होंगे कि 2 आपको बेसिस, इसके बेसिस की डायमेंशन क्या 2 है। अब एक नोट भी मैंने लिखा है कि इफ वेक्टर आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है, देन द सेट ऑफ एस स्पैन वेक्टर स्पेस वी ऑटोमेटिकली। तो वो उसका आपका चिंता नहीं करना है कि वो स्पैन में है कि नहीं है, वही मैंने प्रूफ भी किया, मैंने एग्जाम्पल से प्रूफ किया। इसको आपने अगर बुक्स में देखेंगे तो वही आप वो ए और बी लेकर प्रूफ करेगा, तो वो स्पैन में रहेगा ही रहेगा। मतलब कि ज़्यादा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस लिनियरली इंडिपेंडेंट देखने की, बाकी जो भी उसमें है वेक्टर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो वो अपने आप उसके स्पैन में रहेगा, तो वो हम नहीं चेक करेंगे। बस हम उसको लिनियरली इंडिपेंडेंट जो भी उसका कंपोनेंट है वो आप एक दूसरे पर लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, बस वो इतना ही चेक करके हम लोग छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि r स्क्वायर को उसने इस टर्म में लिखा, तो हमने लिखा भाई कि क्या है कि s को अगर इस टर्म में रहे, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। ये जो है 1 0 0 1 इसको स्टैंडर्ड बेसिस करते हैं। अगर हमको अज्यूम करना है तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला तो 1 आया, तो 0 के बराबर नहीं है। तो ए बी को क्या होता है, कभी भी ए बी हमको लिखना तो हम आराम से इस टर्म में हम लिख सकते हैं, हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होता, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड बेसिस लिख के हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड बेसिस करके। फिर v जो रहेगा RQ के टर्म में भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि डायमेंशन उसके 2 ही रहे, तो डायमेंशन एक्चुअली स्क्वायर वगैरह बताता है। तो ये देखिए वहाँ पर जो आपने कहा ये डायमेंशन बेसिस डायमेंशन, तो यही r स्क्वायर, तो यहीं से दिखा दिया कि भाई इसका r स्क्वायर है डायमेंशन। तो यहाँ पे भी RQ उसने डायमेंशन दे दिया। डायमेंशन देने के कारण क्या हो गया, इसके 3 कंपोनेंट हुए और 3 वो हमारा ये भी आ गया। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस इस तरह से हम लोग दिखाएंगे।